नमस्ते, मैं रुक्मिणी शर्मा ज्ञान वैविध्य चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। व्याकरण के टॉपिक के अंतर्गत अगला हम जो प्रकरण है, अगला जो टॉपिक है वो लेते हैं पत्र लेखन। पत्र लेखन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, न केवल बोर्ड एग्जाम के लिए, बोर्ड क्लासों के लिए, बल्कि सभी कक्षाओं के लिए पत्र लेखन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे 8वीं क्लास ले लीजिए, चाहे 10वीं ले लीजिए, चाहे 9वीं, 11वीं, 12th या आगे भी अगर आप कोई प्रतियोगिताएं परीक्षाएं दे रहे हैं तो उसके लिए भी पत्र लेखन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। हालांकि प्रतियोगिताएं परीक्षाएं होती है उसमें उसका लेवल है वो थोड़ा सा ऊपर चला जाता है, हाई लेवल के है वो पूछे जाते हैं। उन पत्र में से भी छोटी छोटी ऐसी बातें हैं जो पूछ ली जाती है, जो कई बार हम है उसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो पत्र लेखन की मैं सरलता से लेकर और हाई लेवल तक है पत्र के बारे में मैं आपको फॉर्मेट है उसका क्या प्रारूप होता है, किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए पत्र की, वो सब के बारे में आज की कक्षा में हम चर्चा करेंगे। कुछ पत्रों का प्रारूप है वो मैं आज बताऊंगी कल, और कुछ जो हाई लेवल के प्रारूप है वो मैं अगली कक्षा में आपके सामने प्रस्तुत करूंगी। तो पत्र लेखन, जैसा कि पत्र नाम से ही अगर पत्र का नाम हमारे सामने आता है तो मन में एक भावनाएं उठती है और मन है वो हर्षोल्लास से भर जाता है। जब कभी हमारे घर के दरवाजे पर पोस्टमैन आ जाता है, डाकिया आ जाता है, तो हम दौड़ के जाते हैं उसके सामने। क्यों जाते हैं? क्योंकि पत्रों से हमारी भावनाएं हैं वो सीधी सीधी अटैच होती है, जुड़ी हुई होती है। और पत्र क्या होता है? विचार विनिमय का भी एक तरीका होता है। हालांकि ऐसा देखा जाए तो आधुनिक जो समय है उसमें संचार के अत्याधुनिक साधन है वो हमारे सामने उपलब्ध है, फिर भी ऐसा नहीं है कि पत्रों का महत्व है वो खत्म हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है, कदापि नहीं है। आज भी पत्र है वो अपनी गरिमा, अपनी विशेषताएं, अपना महत्व है वो उसी तरह से बनाए हुए है जो पूर्व के समय में पत्रों का महत्व था। आज भी कई ऐसे स्थान है, कई ऐसी जगह हैं जहां आधुनिक संचार के साधन है वो उपलब्ध नहीं है, वहां पर आज भी पत्र है उनका महत्व है। अनेक ऐसी संस्थाएं हैं जहां पर पत्रों के द्वारा या लिखित सामग्री के रूप में ही है वो अपनी सामग्री है वो संजोकर रखी जाती है। पत्रों में भावनाएं है वो एकदम खुल के स्वतंत्र रूप से हम अपनी भावनाएं हैं वो व्यक्त कर सकते हैं। और हमारे जो जिस हम पत्र लिख रहे हैं, रिश्तेदार है, चाहे मित्र है, चाहे हम किसी संस्था को लिख रहे हैं या किसी संस्था के द्वारा किसी दूसरी संस्था को लिखा जा रहा है, तो ये एक पत्रों का ऐसा प्रारूप है वो बन जाता है जिसे हम संजोकर भी रख जाते हैं। अब पत्र है, देखिए एक बहुत बड़े एक अंग्रेज विद्वान ने भी कहा है, एज की टू ओपन चैट्स सो लेटर्स ओपन ब्रेस्ट, अर्थात जिस प्रकार कुंजियां मतलब चाबियां बॉक्स को खोलने में सहायक होती है, उसी प्रकार पत्र है वो हृदय पटल को खोलने में महत्वपूर्ण होते हैं। ये एक प्रसिद्ध अंग्रेज विद्वान है, उनका ये कथन है पत्रों के बारे में कि जिस प्रकार कुंजियां है वो बॉक्स को खोलती हैं, उसी प्रकार पत्र है हृदय के विभिन्न पटलों को परत बाई परत खोलते हैं, आपसी जुड़ाव को अधिक बनाते हैं, लगाव को अधिक बनाते हैं। अब देखिए आता है पत्र। पत्र की विशेषताएं क्या होनी चाहिए? पहले हम पत्र के बारे में जो सामान्य सी जानकारियां हैं वो ले लेते हैं कि पत्र है। अब पत्र लिखना सभी ने अपने जीवन में कभी ना कभी पत्र है वो अवश्य लिखा होगा। जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है उसने अपने जीवन में कभी ना कभी जरूर पत्र लिखा होगा, चाहे उसने वो प्रार्थना पत्र लिखा हो, चाहे उसने अपने किसी मित्र को लिखा हो, चाहे उसने अपने किसी रिश्तेदार को लिखा हो, चाहे उसने वो नौकरी के लिए जा रहा है तो आवेदन पत्र लिखा होगा, चाहे उसने कोई व्यवसायी पत्र लिखा होगा, लेकिन पत्रों से पाला जरूर पड़ा होगा किसी न किसी समय को देखते हुए। तो देखिए पत्र है उसकी क्या क्या विशेषताएं होती है। पहली होती है इसमें संक्षिप्तता। यानी कि पत्र है वो ऐसा नहीं है कि हम लिखने बैठ गए तो उसे बहुत अधिक लंबा ले लें, क्योंकि बहुत अधिक लंबा पत्र है वो उचित नहीं होता है। संक्षिप्तता यानी उसमें हमारी जो मुख्य बातें होती है, जो विषय हमने लिया है उस विषय से संबंधित ही बातें होनी चाहिए। बेकार की बातें, अनर्थ अनर्गल बातें हैं वो पत्र के अंतर्गत नहीं होना चाहिए। दूसरी आती है इसमें शिष्टता।
शिष्टता, यानी पत्र में है वो शिष्टाचार होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम उसमें बेकार की बातें लिख रहे हैं या ऐसी कोई चुभती हुई बात है वो लिख दी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। पत्र है उसके प्रारूप के अनुसार शिष्टता का ध्यान है वो पत्रों में अवश्य रखना चाहिए। भाषा शैली है वो इस तरह की होने चाहिए कि अगर जिसे हम पत्र भेज रहे हैं, जो प्राप्त करने वाला है, प्रापक है, वो उस पत्र को पढ़ते ही उसका हृदय है वो गदगद हो जाए, हर्षोल्लास से भर जाए। इस तरह की भाषा का प्रयोग है वो हमें पत्रों में करना चाहिए। शिष्टाचार का ध्यान है वो पत्रों के अंतर्गत रखना चाहिए। तीसरा आता है प्रभावशीलता। प्रभावशीलता, पत्र है वो प्रभावी होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने साधारण सी भाषा में जो हम कहना चाह रहे हैं वो बात वो उसमें आई नहीं है और अगले वाला है उस पत्र का उद्देश्य है वो समझ ही नहीं पाए। यानी जिस उद्देश्य को लेकर हमने पत्र लिखा है वो पूर्ण और स्पष्ट भाषा में स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए, ताकि पत्र प्राप्त करने वाले को उसकी उपयोगिता, उसकी प्रभावशीलता का पता चले। अगर अगले वाले के पत्र समझ में ही नहीं आया कि किस उद्देश्य से लिखा है, तो पत्र का प्रभाव है वो कम हो जाता है, बिल्कुल नगण्य भी हो सकता है उसका रिप्लाई भी आपको नहीं मिले, उसका उत्तर है वापस नहीं मिले, क्योंकि अगले की समझ में नहीं आया कि पत्र किस उद्देश्य से लिखा गया। इसलिए प्रभावशीलता के लिए पत्र में अनर्गल बातें न होकर आवश्यक बातों का ही समावेश है वो करना चाहिए। अगला आता है क्रमिकता। क्रमिकता यानी कि क्रम से होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि देखिए जो पहले है हम अपना एड्रेस लिखते हैं, फिर उसके बाद में वो जो प्राप्त करता है, प्रेषित है, उसका पता लिखा जाता है, किसको हम पत्र लिख रहे हैं, उसका संबोधन किस प्रकार से होना चाहिए, हम अपने बड़ों को लिख रहे हैं या अपने छोटों को लिख रहे हैं, या व्यावसायिक पत्र लिख रहे हैं, या हम औपचारिक पत्र लिख रहे हैं, या अनौपचारिक पत्र लिख रहे हैं, तो उस हिसाब से उसमें क्रमिकता होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि पहले हम अपनी बात कह रहे हैं, संबोधन उसके बाद में कर रहे हैं, जहाँ धन्यवाद देने की आवश्यकता है वहाँ धन्यवाद है वो नहीं दिया जा रहा है, मध्य भाग में हम धन्यवाद सूचक शब्दों का प्रयोग कर देते हैं, तो ऐसा कदापि नहीं होना चाहिए। पत्र में क्या होना चाहिए, क्रमिकता का समावेश होना चाहिए। पांचवी आती है स्वाभाविकता। स्वाभाविकता यानी पत्र है वो इतने स्वाभाविक रूप से लिखे जाने चाहिए कि पढ़ने वाले हैं उसके सारी बात है वो क्लियर हो जाए, समझ में आ जाए। अस्वाभाविकता नहीं होनी चाहिए। कभी एक प्रसंग को छोड़कर दूसरा प्रसंग है वो जोड़ दिया जाता है, कभी जो बात कहते कहते हैं वो अधूरी रह जाती है और उसके बीच में ही किसी तीसरी बात को हम ले आते हैं, तो वो स्वाभाविकता वहाँ खत्म हो जाती है। छठी आती है अपने वास्तविकता। पत्रों में वास्तविकता होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि वही बातें हैं कि अनर्गल बातें लिख रहे हो या किसी को किसी से जोड़ दिया, हम लिख रहे हैं बधाई पत्र और बीच में ही हम हैं कि धन्यवाद देने लग गए हैं, या बीच में ही हमने अपने जो उपलब्धियां प्राप्त की है उसके बारे में बताने लग गए। ऐसा नहीं है। जो वास्तविक टॉपिक लेकर हम लिख रहे हैं, जो वास्तविक विषय वस्तु को लेकर हम लिख रहे हैं, उसी से ही जुड़ी हुई बातें ही पत्र के अंतर्गत है वो होनी चाहिए। आकर्षक सातवां है आकर्षक। यदि पत्र आकर्षक नहीं होता है तो उसका महत्व है वही, उसका प्रभावशीलता है वो कम हो जाती है। पत्र है वो कैसा होना चाहिए, आकर्षक होना चाहिए। इस सुंदर लेखन शैली में लिखा हुआ होना चाहिए, सुस्पष्ट शैली में लिखा होना चाहिए, अशुद्धता उसमें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। यानी कि पत्र को देखते ही उसका जो आकर्षित है वो रूप है वो अगले के सामने हृदय पटल पर अंकित हो जाए। अब बिल्कुल एक गंदी सी भाषा में लिखा जा रहा है, शब्दों का चयन भी हमने अच्छा नहीं किया है, तो पत्र की आकर्षकता है वो खत्म हो जाती है, नष्ट हो जाती है। तो इसलिए एकदम सुंदर भाषा में, सहज शब्दों में, सरल भाषा में अपने मन की बात है वो पत्रों के माध्यम से कहना चाहिए। बहुत ही शुद्ध भाषा में, सुंदर लेखन शैली में है वो पत्र लिखना चाहिए, ताकि आपका पत्र है वो कैसा लगे, आकर्षक लगे। अपना और आता है शैलीगत नवीनता। 8वां आता है शैलीगत नवीनता। अब देखिए पत्रों में है कि हम बड़े बड़े हमारे हिंदी के विद्वान बैठे हैं, तो उन्होंने समय समय पर है कुछ नवीनता लाने का प्रयास किया है। पहले पत्रों का फॉर्मेट था वो किसी और तरह से होता था, अब वर्तमान समय में उसका फॉर्मेट है वो थोड़ा सा बदल गया है, तो उस नवीन शैली का भी हमें ध्यान है वो रखना चाहिए। अब इस तरह का एक ही तरफ का प्रारूप है वो हो गया है। पहले अपने यहाँ सेवा में लिखा जाता था, फिर श्रीमान लिखा जाता था, फिर ऐसे, फिर यहाँ विषय लिखा जाता, फिर महोदय, फिर यहाँ से शुरू करते थे,
उधर आपका आज्ञाकारी शिष्य शिष्य है जो भी लिखा जाता था, लेकिन अब जो प्रारूप है वो कैसे हो गया है, वन साइडेड हो गया, एक ही तरफ वाला प्रारूप है वो वर्तमान समय में प्रचलन में है। तो उसे शैलीगत जो नवीनता यानी किस शैली में पत्र है वो लिखा जाता है, उसकी समस्त बातें हैं वो समय समय पर हमें ध्यान रखनी चाहिए। इसके बाद में आता है रोचकता। पत्र है वो पढ़ने पर अगले के मन में रुचि पैदा होनी चाहिए। ऐसा नहीं है बड़ा बोरिंग सा पत्र लिख दिया और उसे पढ़ने के बाद है वो उसकी तरफ ध्यान ही न दे, उसका उत्तर देना भी वो जरूरी न समझे, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे पत्र में इस तरह की भाषा शैली, इस तरह की शैलीगत नवीनता होनी चाहिए, इस तरह का रुचिपूर्ण होना चाहिए कि अगले को उस पत्र का उत्तर देने के लिए बाध्य होना ही पड़े, इसलिए उसमें रोचकता होनी चाहिए, रुचिपूर्ण होना चाहिए। अगली आती है विनम्रता। विनम्रता का भाव कि विनम्रता का भाव होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी के प्रति हमारे मन में अगर रोष है या और है तो वो लिख रहे हैं तो हम उसमें अनर्गल शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, उचित अनुचित शब्दों का ध्यान न रखते हुए जो मन में आया वो बात है पत्रों के माध्यम से भेज रहे हैं, बिल्कुल नहीं, ऐसा कदापि नहीं होना चाहिए। विनम्रता के भाव से लिखना चाहिए। हम किसी को बधाई दे रहे हैं या किसी को धन्यवाद दे रहे हैं या किसी आवेदन के नौकरी के आवेदन पत्र दे रहे हैं या किसी व्यवसायिक पत्र हम लिख रहे हैं, अपना कुछ सामान है वो मंगवा रहे हैं, कुछ पुस्तकें हैं वो मंगवा रहे हैं या किसी एक संस्था के द्वारा दूसरी संस्था को पत्र लिखा जा रहा है, तो उसमें विनम्रता की झलक है वो दिखाई देनी चाहिए। ऐसा खड़ूसपन और कठोरता के भाव वाले शब्द है वो उसमें पत्रों में कदापि नहीं होने चाहिए। अब देखिए ये थी विशेषताएं, संक्षिप्तता होनी चाहिए, शिष्टता होनी चाहिए, प्रभावशीलता होनी चाहिए, क्रमिकता उसमें होनी चाहिए, स्वाभाविक रूप से लिखे गए होने चाहिए, उसमें वास्तविक बातों का ही समावेश होना चाहिए, वो पत्र है वो बड़ा ही आकर्षक तरीके से लिखा गया हो, सुंदर शैली में लिखा गया हो, सुंदर लेखन में लिखा गया हो, अच्छे भाषा चयन लिखा गया हो, शब्द चयन है वो बड़े ही सोच समझकर है पत्रों में लिखने चाहिए। शैलीगत नवीनता को भी ध्यान में रखते हुए पत्रों में बदलाव है, परिवर्तन है, फेर बदल है वो कर लेना चाहिए। रोचकता रुचिपूर्ण होने चाहिए और विनम्रता तो होनी ही होनी चाहिए। अब हम देखते हैं हम पत्रों के प्रकार। पत्र है वो कितने प्रकार के होते हैं? वैसे मुख्यतः पत्र है वो 2 प्रकार के होते हैं। पत्रों के प्रकार मुख्यतः पत्र है वो दो प्रकार के होते हैं। पहला आता है अनौपचारिक पत्र और दूसरा आता है औपचारिक पत्र। अब देखिए अनौपचारिक जो पत्र होते हैं यानी कि अ उपसर्ग इसमें लगा हुआ है और अ उपसर्ग है वो किसका बोध करवाता है? अभाव का, नहीं का अभाव कराता है। तो यानी कि अनौपचारिक यानी उसमें कोई औपचारिकता नहीं होनी चाहिए। अनौपचारिक पत्र होते हैं जो हम अपने रिश्तेदारों को लिखते हैं, अपने मित्रों को लिखते हैं, अपने सगे संबंधियों को लिखते हैं, अपने जो दिल के करीब होते हैं, अपने हृदय के जो करीब होते हैं उन्हें हम ये पत्र है वो लिखते हैं। और इसमें किसी ऐसी कोई औपचारिकता का निवेश है वो नहीं किया जाता है कि इसमें औपचारिक रूप से लिखा जाएगा। बहुत अधिक ध्यान पूर्वक ये पत्र है लिखे जाने चाहिए, ऐसा नहीं होता है। इसमें अपने मन की भाव बड़े ही सहज सरल रूप से हम व्यक्त कर सकते हैं। जबकि औपचारिक जो पत्र होते हैं इसमें औपचारिकता का ध्यान रखा जाता है। जैसे ये अपने आ जाते हैं सरकारी पत्र आ जाते हैं, प्रार्थना पत्र आ जाता है, अर्ध सरकारी पत्र आ जाते हैं, निविदाएं आ जाती है, व्यवसायिक पत्र आ जाते हैं, शिकायती पत्र आ जाते हैं, तो इसमें आवेदन पत्र आ जाते हैं। तो इन सब में बड़ी ही बारीकी से ध्यान रखने योग्य बातें हैं वो हमें ध्यान रखना ही पड़ता है। उन नियमों का पालन है वो करना ही पड़ता है। विशेष रूप से अनिवार्य रूप से इसमें औपचारिकता का ध्यान है वो रखना पड़ता है। जबकि अनौपचारिक पत्र इसमें अपने मन की भाव है। अगर हम किसी मित्र को लिख रहे हैं
तो देखिए उसमें बहुत अधिक ऐसे फॉर्मेट है, प्रारूप है, हालांकि प्रारूप है वैसे ही लिखा जाना चाहिए, फिर भी हम अपने मन के भाव है वो बड़ी सहजता से व्यक्त कर सकते हैं। एक मित्र के सामने हम अपने मन के जो भाव होते हैं, मन की भावनाएं होती है, बड़े सरल रूप में, सहज रूप में है व्यक्त कर सकते हैं। जबकि किसी एक, अगर मान लो कोई सरकारी संस्था को लिखा जा रहा है, या मान लो आप किसी विद्यालय में पढ़ रहे हैं और अपने प्रधानाचार्य जी को भी आप पत्र लिख रहे हैं, प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं, तो क्या आप उसमें अपने मन की बात है वो बिल्कुल जैसे भावनाएं आ रही है वैसे की वैसे नहीं लिख सकते हैं। वहाँ हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि प्रिंसिपल साहब है वो क्या सोचेंगे और क्या कहेंगे, तो वहाँ हम इन सब बातों का हमें बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। हमारी भाषा शैली भी उस तरह की होती है। लेकिन जब एक मित्र को पत्र लिखा जाता है, अपने रिश्तेदार को लिखा जाता है, अपने पिताजी को, अपनी माताजी को, अपनी बहन को, भाई को, अपने चाचा को, इनको पत्र लिखा जाता है, तो उसमें भावनाएं हैं वो खुलकर व्यक्त की जा सकती है। यानी कि किसी प्रकार की कोई औपचारिकता का निर्वाह है वो ज़्यादा नहीं किया जाता है, जबकि औपचारिक पत्रों में इस तरह की औपचारिकता का बिंदु बिंदु पर ध्यान है वो रखा जाता है। अब देखिए अनौपचारिक पत्र होते हैं, इसमें देखिए मैं बता देती हूँ कि क्या क्या पत्र आते हैं। जैसे आता है बधाई पत्र, बधाई पत्र। अब बधाई पत्र है वो किसे लिखा जाता है, जैसे कि मान लो आपका कोई मित्र है, उसने राज्य स्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, या उसने कोई प्रतियोगिता परीक्षाएं दी है, उसमें उसने अच्छे अंकों से पास आया है, तो उसे बधाई पत्र दे रहे हैं। या हम किसी मान लो अपना ही जो सहपाठी है, उसने बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे अंक लेकर आया है, तो उसे भी हमें बधाई पत्र है वो दे सकते हैं। तो यानी कि अपने जो रिश्तेदार है, मित्र है, या कोई भी जिसने उपलब्धि प्राप्त की है ना, ऐसी उपलब्धि प्राप्त की है कि उसके लिए हम उसे बधाई देना आवश्यक समझते हैं, तो वो बधाई पत्र लिखे जाते हैं। धन्यवाद पत्र फिर आता है धन्यवाद पत्र। अब धन्यवाद पत्र है वो किसे लिखे जाते हैं, जैसे कि मान लो आपके जन्मदिन की पार्टी है वो मनाई गई है, जन्मदिन का महोत्सव है वो मनाया गया है, और आपके किसी मित्र ने या आपके किसी सगे संबंधी ने या आपके किसी एकदम करीबी जो है रिश्तेदार है या जो पड़ोसी है, उनमें से किसी ने आपको कोई उपहार स्वरूप कुछ दिया है, तो भी आपको वो उपहार है बहुत बहुत पसंद आया है, तो आप उन्हें धन्यवाद पत्र लिख सकते हैं कि आपका उपहार है वो मुझे बहुत ही प्रिय लगा है, अच्छा लगा है, मेरे मन को छूने वाला है, आपका उपहार है वो सबसे हटकर है, अलग है, तो इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। हो सकता है आपके किसी मित्र ने, किसी रिश्तेदार ने किसी मुसीबत के समय आपकी मदद की हो, आपकी सहायता की हो, ऐसे समय में जब आपको उस मदद की बहुत अत्यधिक आवश्यकता थी, उस समय आपकी मदद की है, तो आप उन्हें उस समस्या से निकलने के बाद आप उन्हें धन्यवाद पत्र है वो लिख सकते हो। अपनी कृतज्ञता व्यक्त की जाती है। कृतज्ञता यानी कि एक तो होता है कृतज्ञ और एक होता है कृतज्ञ। कृतज्ञ यानी कि जिसके उपकार को हम मानते हैं कृतज्ञ, और उपकार को नहीं मानने वाला होता है कृतज्ञ। तो ऐसी अगर हमारी इस समय में ऐसी कोई मदद की है, अगर मान लो आपके बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं, आप किसी विषय में पीछे रह गए हैं, तो उसी समय आपके मान लो किसी मित्र ने या आपके किसी बड़े परिचित ने या आपके किसी रिश्तेदार ने उस समय आकर आपको उस विषय का बहुत गहन अध्ययन करवा दिया हो, या आपकी उस समय मदद की और आपका वो पेपर है वो बहुत अच्छा चला गया है, तो आपका उस समय क्या फर्ज बनता है कि उन्हें धन्यवाद कहे। धन्यवाद पत्र के माध्यम से हम उन्हें धन्यवाद ज्ञापन दे सकते हैं। और अब शुभकामना पत्र, शुभकामना, अब शुभकामना पत्र होते हैं, जैसे मान लो कोई बहुत बड़ी एग्जाम के लिए जा रहा है, प्रतियोगी परीक्षाएं के लिए जा रहा है, तो उसे भी हम कहते हैं कि हमें पता चला है कि आपने इस प्रतियोगिता में आप हिस्सा लेने के लिए जा रहे हो, या किसी खेल कूद में वो हिस्सा लेने के लिए जा रहा है, कोई राज्य स्तरीय जा रहा है, या कोई ब्लॉक स्तरीय जा रहा है, कोई नेशनल स्तरीय जा रहा है, कोई इंटरनेशनल स्तर पर जा रहा है, तो हम उन्हें शुभकामना पत्र भी दे सकते हैं कि आप अपने कार्य में सफलतापूर्वक अपनी उपलब्धि को अर्जित करके आए। इस तरह से हम उन्हें शुभकामना भी दे सकते हैं। अगला आता है निमंत्रण पत्र। निमंत्रण पत्र किसी को अपने घर पर कोई कार्यक्रम हो रहा है तो हम उन्हें बुलाते हैं, कोई धार्मिक कार्यक्रम हो रहा है, कोई जन्मदिन के उत्सव मनाया जा रहा है, या कोई शादी विवाह का समारोह है, या शादी की सालगिरह मनाई जा रही है, तब भी हम आप उनको निमंत्रण देकर अपने घर पर इनवाइट कर सकते हैं। तो ये निमंत्रण पत्र उन्हें पत्रों के माध्यम से भी बुलाया जा सकता है। अगला आता है संवेदना पत्र।
संवेदना पत्र, ये थोड़ी एक ऐसी स्थिति में लिखे जाते हैं जहाँ दुखपूर्ण स्थिति होती है, जहाँ पर ऐसा थोड़ा सा दुख हो, या किसी की बुजुर्ग दादाजी है या दादी जी है वो गुजर गए हैं, या कोई एक बहुत बड़ी समस्या से गुजर रहे हैं, या कोई बहुत बड़ी बीमारी से गुजर रहे हैं, तो उस समय उनके प्रति हम उनके ऐसी मुसीबत के घड़ी में उन्हें ईश्वर है वो धैर्य दे, उन्हें इस समस्या से लड़ने की हिम्मत दे, बल दे, ताकत दे। तो इस तरह से हम उनके प्रति संवेदना भी व्यक्त कर सकते हैं पत्र के माध्यम से। देखिए, दुखपूर्ण स्थिति में जब इस प्रकार की कोई संवेदनाएं व्यक्त करते हैं तो जो दुखी व्यक्ति होता है उसका दुख है वो कई प्रतिशत तक कम हो जाता है, उसके मन को एक तसल्ली मिलती है, एक शांति मिलती है। तो बड़े ही महत्वपूर्ण होते हैं ये संवेदना पत्र, क्योंकि दुख की घड़ी में, सुख में तो सभी साथ देने आ जाते हैं, लेकिन दुख की घड़ी में जो इस तरह का साथ देते हैं तो उनके प्रति हमारे मन के भाव है वो और अधिक अच्छे हो सकते हैं, प्रबल हो सकते हैं। तो ये इस तरह के पत्र आते हैं जो अनौपचारिकता के अंतर्गत आते हैं। अब आते हैं औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र में देखिए पहला आता है प्रार्थना पत्र। प्रार्थना पत्र जैसे कि आप सभी स्टूडेंट हैं वो क्लास ले रहे हैं तो सबने प्रार्थना पत्र है वो अपने अवश्य कभी ना कभी प्रार्थना पत्र है वो लिखा है, अपने प्रधानाचार्य जी को लिख रहे हो, कभी शुल्क मुक्ति के लिए लिख रहे हो, या कभी विद्यालय में कोई व्यवस्थाएं हैं उनमें कुछ कमी आ गई है तो उनका ध्यान भी आकर्षित करने के लिए आप उन्हें प्रार्थना पत्र लिख रहे हो, या कोई छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए प्रार्थना पत्र लिख रहे हो, या कभी आपको एक दिन के लिए अवकाश चाहिए, आवश्यक कार्य हो गया है तो उसके लिए अवकाश चाहिए, या कभी आप की तबीयत सही नहीं होने पर भी आप अपने प्रधानाचार्य को 2 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, जितने डॉक्टर आपको सलाह देते हैं आराम करने की, उस हिसाब से आप प्रार्थना पत्र लिखते हो। या कभी घर पर भी ऐसा कोई कार्य हो जाता है, कभी शादी विवाह हो जाते हैं, कोई धार्मिक सम्मेलन भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है, कुछ और प्रोग्राम हो सकते हैं, तो उसके लिए भी हम अपनी जिस संस्था से जुड़े होते हैं उससे हम उसके जो हेड ऑफ होते हैं उनसे हमें प्रार्थना पत्र करते हैं, उन्हें अपने उस अवकाश के लिए है वो अनुग्रह करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो प्रार्थना पत्र है वो लिखा जाता है। दूसरा आता है शिकायत पत्र। शिकायत पत्र है वो देखिए किस तरह से लिखे जाते हैं। शिकायत पत्र है वो कैसे लिखे जाते हैं, मान लो आप किसी मोहल्ले में रहते हैं, चारों तरफ वहाँ एक कचरे का ढेर है लग गया है, सभी अड़ोसी पड़ोसी है आके उस नुक्कड़ पर है वो कचरा डाल रहे हैं, तो उससे आप परेशान हैं, नालियों का पानी है वो बाहर निकल रहा है, तो आप अपने जो ये संबंधित जो व्यक्ति होते हैं या संबंधित जो संभाग होता है उसे हम शिकायत कर सकते हैं, शिकायती पत्र लिख रहे हैं। या आपके शहर में, आपके गाँव में, आपके मोहल्ले में आए दिन चोरियां हो रही है तो उसकी शिकायत भी हम पुलिस अधीक्षक को कर सकते हैं। या आपके बराबर है वो पानी है वो बराबर समय पे नहीं आ रहा है, बहुत दिनों तक नहीं आ रहा है, तो उसके लिए भी हम जलदाय विभाग को है वो शिकायत कर सकते हैं। या और भी ऐसी बहुत सारी समस्याएं होती है जिनके अंतर्गत हम शिकायती पत्र है वो लिखते हैं। संबंधित विभाग जो होते हैं उनके जो हेड ऑफ होते हैं, मुख्य अधीक्षक होते हैं, मुख्य पद पर जो होते हैं उन्हें उनके एक फॉर्मेट के साथ है, एक प्रारूप के साथ है हम शिकायत कर सकते हैं। तो हो सकता है हमारी उन बातों को ध्यान करके हमारी जो समस्याएं हैं उनका निदान शीघ्र अतिशीघ्र हो जाए। शिकायती पत्र होते हैं। इसके बाद में आता है संपादकीय पत्र। संपादकीय पत्र। अब संपादक जो होता है वो किसी समाचार पत्र का संपादक होता है, किसी पत्र पत्रिका का होता है। पत्र समाचार पत्र है वो भी कई प्रकार के होते हैं, दैनिक होते हैं, साप्ताहिक होते हैं, पाक्षिक होते हैं, 15 दिन से आने वाले, मंथली होते हैं, 1 महीने से जो पत्र पत्रिकाएं निकलती है, ऐसे ही त्रिमासिक होते हैं, 3 महीनों से निकलने वाले होते हैं, ऐसे 6 मासिक होते हैं, भी होते हैं जो 1 साल में निकलते हैं। तो उन सब में का जो संपादक होता है अपनी ऐसी कोई समस्या है, ऐसी कोई आप अपना सुझाव देना चाहते हैं, उस समस्या के लिए आपके पास बहुत अच्छे सुझाव है, तो उन सुझावों से संबंधित आप अपना कोई लेख है, अपने विचार है, या आपके मन में कोई जन कल्याण से संबंधित, अब देखो संपादकीय जो पत्र लिखे जाते हैं उसमें इस तरह का विषय वस्तु है वो ली जाती है जो किसी पर्टिकुलर एक व्यक्ति के लिए न होकर सभी के लिए जन कल्याणकारी होनी चाहिए, किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं होनी चाहिए। वो जैसे मान लो कि एक कोई समस्या
समस्या है वो पूरे ही समाज को प्रभावित कर रही है। तो उस समस्या को लेकर हम मान लो प्रशासन की तरफ, प्रशासन का ध्यान बार बार दिलाने के बाद भी उस समस्या का निदान नहीं हो रहा है, तो हम अपनी वो बात है वो समाचार पत्रों के माध्यम से भी कह सकते हैं उस, और ऐसी जो समस्याएं का हमें निदान शीघ्र अतिशीघ्र करवाना चाहते हैं तो उन्हें हम अपनी समस्याओं के बारे में लिखकर ही वो संपादक को प्रेषित कर सकते हैं, और वो उन्हें अपनी अखबार जो होता है, अपना जो न्यूज़पेपर होता है, उसमें उसका जो कॉलम बना होता है उसमें उस पत्र को, उस अपनी जो भावनाएं होती हैं उनको वो क्या करता है, मुद्रित करता है, छपवाता है। तो इस तरह से हमारी समस्याओं का शीघ्र अतिशीघ्र निदान भी हो सकता है। ऐसी कोई जन कल्याणकारी आप योजनाएं हो, किसी प्रकार की कोई ठगी हो रही है, आपके पड़ोस में कोई ठगी हो रही है, प्रशासन का ध्यान नहीं जा रहा है, तो हम उसका लिंक भी संपादक को भेजकर उस समस्या का निदान है वो करवा सकते हैं। या कोई ऐसा है कि हमारे पास बहुत अच्छे सुझाव है, जैसे अभी वर्तमान में देखा जाए तो ये बहुत बड़ी महामारी है जो अपनी कोरोना वाली वो चल रही है, तो इसके लिए अगर आपके मन में कोई बहुत अच्छे सुझाव चल रहे हों कि इसको हम है वो किस तरह से इसका निदान कर सकते हैं, किस तरह से हम इससे लड़ सकते हैं, तो उसके संबंधित अगर कोई सुझाव आपके मन में है और आप देना चाहते हो तो आप संपादकीय जो संपादक होता है, किसी भी पत्र का जो संपादक होता है, उसे हमें लिखकर अपने मन के भाव है वो दे सकते हैं, और वो उन्हें उसे जन कल्याणकारी कॉलम या जो भी उनका पृष्ठ संख्या होती है, पेज नंबर 2 या 3 या 4 जो भी जिस पर भी वो उचित बैठती है, उस पत्र के पृष्ठ पर वो उस लेख को है वो छपवा देते हैं, मुद्रित करवा देते हैं, ताकि सभी को उसका लाभ है वो मिल सके। अगला आता है 5वां, व्यावसायिक पत्र। व्यावसायिक पत्र, अब व्यावसायिक पत्र है वो कौन से पत्र होते हैं? व्यावसायिक पत्र वो होते हैं जो मान लो आप किसी संस्था से जुड़े हुए हैं और आपको उस संस्था से जुड़ी हुई कुछ सामग्री है जिसकी न्यूनता उस संस्था में हो गई है, तो उसकी पूर्ति करवाने के लिए आप जो संबंधित कार्यालय है, संबंधित विभाग है, संबंधित जो व्यावसायिक कंपनियां होती है, जो फर्म होते हैं, उनसे आप उस सामान की पूर्ति करवाते हैं, तो उन्हें हम वो व्यावसायिक पत्र है वो लिखते हैं। पत्र के माध्यम से बताते हैं कि हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता है और उनकी संख्या में कितनी है, किस तरह की क्वालिटी में हमें भेजनी है, वो सब लिख कर हमें एक व्यावसायिक संबंधित जो व्यक्ति होता है उसे हम वो पत्र लिखते हैं, और उस सामान की पूर्ति है वो शीघ्र अतिशीघ्र हमारे संस्था में हो जाती है। अब मान लो आप किसी विद्यालय में पढ़ रहे हैं या किसी विद्यालय के जो प्रधानाचार्य जी है वो अपने किसी विद्यालय के लिए पुस्तक मंगवाना चाहते हैं, तो जो पुस्तक प्रिंटर जो होते हैं जहाँ से वो पुस्तकें छपके आती है, तो उन्हें वो प्रकाशन पुस्तक प्रकाशित जो करते हैं उस प्रकाशक के नाम है वो पत्र लिखते हैं, और उसमें बताते हैं कि किस तरह की हमें वो पुस्तकें हैं, किस किस क्लास की चाहिए, कितनी प्रतियां चाहिए, और उसका बिल सहित है वो मंगवाते हैं या पत्र ऐसा लिखते हैं। या मान लो आप कोई बहुत बड़ा व्यवसाय कर रहे हैं, कोई कपड़ों का व्यवसाय कर रहे हैं या कोई साड़ियों का व्यवसाय कर रहे हैं, तो आप किसी भी व्यवसायिक जो कंपनियां होती है, जो फर्म होते हैं, जो कारखाने होते हैं, उनको पत्र लिखकर आप सीधा सामान भी मंगवा सकते हैं। तो इस तरह के व्यावसायिक पत्र होते हैं, उसमें भी उनका प्रारूप होता है, उसमें भी उस प्रारूप के अनुसार ही है वो पत्र लिखे जाते हैं। अगला आता है आवेदन पत्र। आवेदन पत्र, अब आवेदन करते हैं हम कहीं भी किसी संस्था में नौकरी के लिए जा रहे हैं, या कोई सरकारी नौकरी के लिए जा रहे हैं, या गैर सरकारी में जा रहे हैं, या अर्ध सरकारी संस्था में हमें अपनी सेवाएं देना चाहते हैं, तो वहाँ पर हमें सबसे पहले आवेदन पत्र है वो लिखना होता है। तो हमारी क्या क्या योग्यताएं होती है और किस पद के लिए आप आवेदन कर रहे हैं, उस तरह की सारी बातें हैं उस आवेदन पत्र के अंतर्गत है वो लिखी जाती है। संक्षिप्त रूप से मैंने एक बार के लिए आपको बताया है कि उसमें क्या क्या बातें हैं, किस किस तरह से सम्मिलित की जाती है। अब इनका प्रारूप है वो मैं आपको एक एक करके बताऊंगी कि वो किस तरह से लिखे जाते हैं। ये एक बार के लिए छोटी छोटी बातें हैं कि आवेदन पत्र, अब आवेदन पत्र, अब कई बच्चे जिनके समझ में नहीं आता कि होता क्या आवेदन पत्र, अरे कभी नाम ही नहीं सुना कि क्या होते हैं आवेदन पत्र, क्योंकि जो स्टूडेंट होते हैं, जो विद्यार्थियों ने, उन्होंने कभी आवेदन पत्र है वो लिखा ही नहीं होगा, या कभी आवेदन करने की उनके सामने जरूरत ही नहीं पड़ी होगी अभी तक। तो आवेदन पत्र होते क्या है, उन्होंने नाम पहली बार सुना। तो आवेदन पत्र वो होते हैं जहाँ हम किसी संस्था में कोई सेवाएं देना चाहते हैं, नौकरी करना चाहते हैं, कोई जॉब ढूंढ रहे हैं, तो वहाँ सबसे पहले हमें उस संस्था से संबंधित जो हेड ऑफ होते हैं, प्रधान आचार्य होते हैं, उनके समक्ष है वो आवेदन पत्र है वो
लिखा जाता है। अपनी जो उसमें क्या क्या योग्यताएं हैं, मैंने क्या क्या कोर्स कर रखे हैं, किस पद पर मैं जाना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो संबंधी सारी बातें हैं। और अपनी जो उन्होंने योग्यताएं जो हासिल कर रखी है उनकी जो प्रतियां हैं वो संलग्न करनी पड़ती है एक प्रूफ के तौर पर कि मैंने ये चीज़ें हैं वो कर रखी है। तो इस तरह से आवेदन पत्र है वो किसी भी संस्था के हेतु को लिखा जाता है। और इसके बाद में इसमें आते हैं, ये तो देखिए अपने बोर्ड एग्जाम तक के लेवल तक के होते हैं। हालांकि बोर्ड एग्जाम में अधिकतर आवेदन पत्र है वो नहीं पूछे जाते हैं। अब तक आवेदन पत्र का प्रारूप है वो कभी भी बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा गया है। फिर भी बोर्ड एग्जाम के जो पाठ्यक्रम है उसमें ये शामिल है। आवेदन पत्र भी शामिल है, व्यावसायिक पत्र भी शामिल है, संपादकीय पत्र शायद उस बोर्ड एग्जाम में नहीं है। शिकायती पत्र, प्रार्थना पत्र, ये सारे तो बोर्ड एग्जाम में शामिल है। तो आवेदन पत्र अभी तक तो नहीं पूछा गया है, लेकिन फिर भी विद्यार्थियों को इसकी जानकारी है वो अवश्य होने चाहिए, क्योंकि बड़े होकर के उन्हें आवेदन करना ही है किसी न किसी। और अब देखो थोड़ी जो हाई लेवल के आ जाते हैं, जैसे आते हैं शासकीय पत्र, अर्धशासकीय पत्र, अर्धशासकीय पत्र, और जैसे तार, कार्यालय आदेश, विज्ञप्ति, विज्ञप्ति है, ज्ञापन है, तो इस तरह के बहुत है ना, अधिसूचना है। तो ये अपने हाई लेवल के पत्र आ जाते हैं। इनमें भी बहुत ही औपचारिकता का ध्यान है वो रखना पड़ता है। तो हम इनके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। अब सबसे पहले हम औपचारिक पत्रों के अंतर्गत पढ़ते हैं प्रार्थना पत्र। सरलता से कठिनता की ओर चलेंगे, जो अपना शिक्षण सूत्र भी होता है कि सरलता से कठिनता की ओर चलना। पहले सरल बातें बतानी चाहिए ताकि बच्चों को उसमें इंटरेस्ट बने, रुचि बने, रोचकता पैदा हो उनके मन में। तो प्रार्थना पत्र, प्रार्थना पत्र है उसका प्रारूप बहुत ही सरल होता है। सभी ने प्रार्थना पत्र, जो विद्यार्थी हैं उन्होंने प्रार्थना पत्र है कभी एग्जाम में या कभी अवकाश के लिए या कभी भी है, जैसे भी है वो प्रार्थना पत्र है वो अवश्य लिखा होगा। तो देखिए प्रार्थना पत्र है उसमें कैसे लिखते हैं। जैसे कि मान लो आपको 2 दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है, या आपको अपनी शुल्क मुक्ति के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है। मान लो आपको अपने प्रधानाचार्य जी को शुल्क मुक्ति है, तो ठीक है ना, शुल्क मुक्ति है तो आपको प्रार्थना पत्र लिखना है। तो हम कैसे लिखेंगे, सर्वप्रथम लिखेंगे हम सेवा में, सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय। अब देखिए अगर प्रधानाचार्य है वो आचार्य है तो प्रधानाचार्य लिखते हैं, और अगर मान लो आपके प्रधानाचार्य है वो मैडम है तो यहाँ क्या लिखेंगे, प्रधानाचार्य, ठीक है ना। अगर वो मेल है तो प्रधानाचार्य लिखेंगे और फीमेल है तो प्रधानाचार्य लिखेंगे, श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय। फिर अपने विद्यालय का नाम यहाँ लिखा जाता है, जैसे लिखेंगे सेठ श्री सूरजमल तपड़िया आचार्य संस्कृत महाविद्यालय, इस तरह से, ठीक है ना। विद्यालय का नाम है वो लिखा जाता है। फिर जगह का नाम है वो लिखा जाता है कि आप किस जगह से हैं। यहाँ आता है पूर्ण विराम आता है, यहाँ तक है वो कोमे चल रहे हैं, यहाँ आता है अर्धविराम, यहाँ पूर्ण विराम है। अतः में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय सेठ श्री सूरजमल तापड़िया आचार्य संस्कृत महाविद्यालय जसवंतगढ़। उसके बाद में लिखा जाता है विषय, यानी कि आप किस विषय पर है वो प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं। आप शुल्क मुक्ति के लिए लिख रहे हैं, या 2 दिन के अवकाश के लिए लिख रहे हैं, या आपको जरूरी कार्य है तो आपको 1 दिन का अवकाश चाहिए, या आप किसी छात्रवृत्ति को प्राप्त करना चाह रहे हैं, या आप विद्यालय की किसी समस्या का ध्यान है वो प्रधानाचार्य जी की ओर अंकित करवाना चाह रहे हैं, तो वो विषय हम यहाँ लिखेंगे। विषय है वो अपने हिसाब से लिखा जाता है कि आप पत्र लिखने का
किस हेतु से लिख रहे हैं, किस कारण से आप पत्र है वो लिख रहे हैं। जैसे हम यहाँ लिख रहे हैं शुल्क मुक्ति हेतु, तो विषय है वो कैसा होना चाहिए, संक्षिप्त होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, एक ही वाक्य के अंतर्गत है वो समाहित तो होना चाहिए। जैसे विषय शुल्क मुक्ति हेतु, शुल्क मुक्ति हेतु यानी कि आपका शिक्षण शुल्क है उससे आप मुक्ति पाना चाहते हैं, मुक्ति करवाना चाहते हैं, तो वो जो विषय है वो छोटा लिखा जाना चाहिए, संक्षिप्त रूप से लिखा जाना चाहिए। इसके बाद में आता है अपना महोदय। फिर आप सविनय निवेदन है कि कई विद्यार्थी यहाँ लिखते हैं सविनय नम्र निवेदन है कि, अब सविनय यानी कि इसका मतलब कि क्या हुआ, विनय पूर्वक आप विनम्रता के साथ कह रहे हैं, और नम्र लिखते हैं तो उसका भी वही अर्थ निकल जाता है, तो यहाँ पुनरुक्ति दोष हो जाता है, यानी एक ही शब्द है वो दो बार आ जाते हैं। या तो आप सविनय लिखिए या फिर नम्र निवेदन लिखना चाहिए। सविनय भी लिख रहे हैं, नम्र निवेदन, सविनय नम्र निवेदन। अब सविनय का मतलब भी वही हो रहा है कि हम विनय पूर्वक कोई बात कह रहे हैं, विनम्रता पूर्वक कोई बात कह रहे हैं, और नम्र अगर आप लिख देते हैं वही बात आ जाती है कि नम्रता पूर्वक। तो यहाँ दो शब्द एक साथ नहीं बल्कि एक ही शब्द का प्रयोग यहाँ करना चाहिए कि सविनय निवेदन है कि मैं आपके, अब भाषा शैली है वो इतनी सुस्पष्ट और सुंदरता से होनी चाहिए, ऐसे शब्द चयन हमें करने चाहिए कि जिससे आपके जो पत्र की जो एक विशेषता थी प्रभावशीलता, तो प्रभावशीलता है वो सीधी सीधी है, जिसको हमें पत्र लिख रहे हैं, प्राप्त करने वाला है, प्रापक है, उस पर उसके हृदय पर अंकित हो जाए। तो सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय में कक्षा 10 का छात्र हूँ, अपना नाम अंकित कर सकते हैं कि मैं आपके विद्यालय में कक्षा 10 का छात्र हूँ, और मैं आपके विद्यालय में बहुत ही मैंने आपके विद्यालय से जो शिक्षा ली है वो मैं शुरू से यहाँ से ही पढ़ा हुआ हूँ, और मेरे फिर यहाँ अपने देखिए विषय से संबंधित बातें हैं वो करते हैं कि मैं आपके विद्यालय में निरंतर अध्ययनरत है वो रहना चाहता हूँ, लेकिन इसके लिए मेरे सामने एक समस्या आ रही है, क्योंकि मेरे जो पारिवारिक जो स्थिति है, आर्थिक स्थिति है वो अत्यंत ही कमज़ोर है। मेरे पिताजी हैं वो एक साधारण से किसान है या साधारण से मजदूर है। अब देखिए कई बच्चे होते हैं, कई विद्यार्थी होते हैं जो यहाँ नकारात्मक कारण देते हैं कि मेरे पिताजी का देहांत हो गया, इस कारण से मेरी माताजी है वो मेरी फीस जमा नहीं करवा सकती। तो ऐसे नकारात्मक कारण देने से हमें बचना चाहिए। हमें ऐसे सकारात्मक कारण और भी दे सकते हैं कि मेरे पिताजी है उनकी आर्थिक स्थिति नहीं है, वो एक साधारण से किसान है, और हम पढ़ने वाले 4 बहन भाई है या 5 बहन भाई है, और हमारे जो परिवार का गुजारा है वो थोड़ा बड़ी मुश्किल से हो पाता है, और हम सभी 4 बहन भाई या 5 बहन भाई है सभी आपके विद्यालय में अध्ययन कर रहे हैं, तो इन सब के जो शिक्षण शुल्क है उसको जमा करवाने में हम असमर्थ है, मेरा परिवार है वो असमर्थ है। इसलिए अतः मैं आपसे अनुरोध करता हूँ या आपसे निवेदन करता हूँ कि आप मेरे शिक्षण शुल्क को माफ करके मुझे अनुग्रहित करें। इस तरह से लिख के फिर अपने जो देखिए ये प्रथम किसी पत्र का प्रथम भाग कहलाता है, फिर यहाँ से आपका मध्य भाग शुरू हो जाता है। तो मध्य भाग में है वो अपने विषय से संबंधित जो बातें, आपने किस विषय को लेकर आप बात है वो करना चाह रहे हैं, किस विषय को लेकर आप पत्र है वो लिख रहे हैं, शुल्क मुक्ति के लिए लिख रहे हैं, या छात्रवृत्ति को प्राप्त करना चाह रहे हैं, या आपकी एक क्लास से संबंधित कोई समस्या है, या आपकी विद्यालय से संबंधित कोई समस्या है, या आपकी कोई पुस्तकालय से संबंधित कोई समस्या आ रही है, या आप जो कुछ भी जो समस्याएं हैं आप उसका ध्यान अपने प्रधानाचार्य जी की ओर अंकित करवाना चाह रहे हैं, तो उससे संबंधित ही बातें यहाँ होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप लिख रहे हैं शुल्क मुक्ति हेतु और बीच में ही आप अपनी क्लास की किसी अन्य बातों को लिख दे, या अपने विद्यालय से संबंधित कोई अन्य समस्या उसका वर्णन करना नहीं। जिस विषय के लेकर हम पत्र लिखे उसी के विषय से ही जुड़ी हुई बातें यहाँ होने चाहिए, मध्य भाग में लिखने चाहिए। फिर उसके बाद में हम क्या लिखते हैं, धन्यवाद लिखते हैं, धन्यवाद लिखते हैं। फिर उसके बाद में हम आपका आज्ञाकारी शिष्य, आपका आज्ञाकारी शिष्य। अब देखिए लड़का है तो वो क्या लिखेगा, शिष्य लिखेगा, और अगर यहाँ कोई गर्ल्स है लड़की है वो लिख रही है तो वो क्या लिखेगी, शिष्या लिखेगी। और फिर अपना नाम लिखते हैं,
कक्षा लिखी जाती है, दिनांक है वो लिखी जाती है। इस तरह से ये प्रार्थना पत्र है वो लिखा जाता है। अब देखिए ये इसका प्रारूप हो गया, फॉर्मेट हो गया। अब कोई भी प्रार्थना पत्र लिख लिया आप किसी भी विषय को, तो यहाँ विषय बदल जाएगा, है ना, यहाँ विषय है वो लिख दिया जाएगा और इसका जो मध्य भाग है उसमें परिवर्तन हो जाता है। बाकी जो प्रारूप है वो ऐसा का ऐसा होता है, ऊपर वाला नीचे वाला जो प्रारूप है वो सेम होता है, बाकी बीच का और जो आपका विषय है वो बदल जाता है। अब अगला लिखते हैं हम शिकायती पत्र। अब देखिए शिकायती पत्र है वो कोई भी शिकायत हो सकता है आपको विद्यालय में किसी समस्या की सामना आपको करना पड़ रहा है। हो सकता है आपके विद्यालय में जो पुस्तकालय है उसमें सभी पुस्तकें हैं वो आपको समय पर उपलब्ध नहीं हो पा रही है, तो उसका ध्यान भी दिलवाने के लिए आप प्रधानाचार्य जी को शिकायती पत्र है वो लिखते हैं। तो वही प्रारूप होगा जैसा मैंने अभी प्रार्थना पत्र में बताया था, वैसा ही प्रारूप होगा। विषय है वो बदल दिया जाता है और जो मध्य का भाग है उसमें परिवर्तन है वो कर दिया जाता है। अपनी बात जो आप कहना चाहते हैं वो विस्तृत रूप से विषय में है वो संक्षिप्त रूप में लिखा जाता है, जबकि जो मध्य भाग लिखा जाता है उसमें हम विस्तृत रूप से अपनी बात है वो कह सकते हैं, वैसा हो जाता है। अगर मान लो आपके मोहल्ले में आए दिन है वो चोरियां हो रही है और आपको पुलिस अधीक्षक को है वो शिकायती पत्र है वो लिखना है, तो इसमें हम पहले क्या लिखते हैं, देखिए इसका प्रारूप क्या होता है। प्रेषक किसे कहते हैं, एक तो होता है प्रेषक, एक होता है प्रेषित। प्रेषक वो होता है जो पत्र लिखने वाला होता है और प्रेषित उसे कहते हैं जो प्रापक मतलब जो पत्र को प्राप्त करने वाला या जिसे हम पत्र लिख रहे हैं वो होता है प्रेषित या प्रापक कहते हैं उसे। तो प्रेषक में आप अपना नाम लिख देते हैं, यहाँ जैसे मान लो लिख दिया मैंने रमेश सिंह, फिर अपना है वो पता यहाँ लिखा जाता है, गली नंबर 4 है या मोहल्ला है या कॉलोनी है जो भी है, तो वो यहाँ प्रेषक है वो अपना क्या लिखा है, पता लिखता है, एड्रेस है वो लिखता है। फिर उसके बाद में हम एक दिनांक लिखी जाती है, तो दिनांक लिखने का भी देखिए तरीका होता है कि कैसे लिखते हैं। मान लो आज लिख दी हमने इस तरह से, एक तो ये होता है दिनांक लिखने का तरीका, या एक ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे दिनांक लिखते समय हमें ये ध्यान रखना है कि यहाँ जो भी सन अंकित किया जाता है वो आधा नहीं होना चाहिए, पूरा का पूरा है वो लिखा जाना चाहिए। आधा अधूरा जैसे हमने लिख दिया केवल 20 लिख के छोड़ दिया, तो 20 के आगे तो हम कुछ भी लगा सकते हैं, यहाँ 19 लगा के 1920 कर सकते हैं, या 20 के आगे 21 लिख के 2021 कर सकते हैं, कुछ भी। तो यहाँ सन है वो कैसा लिखा जाना चाहिए, पूरा लिखा जाना चाहिए, फुल लिखा जाना चाहिए। तो इस तरह से हम दिनांक है वो लिख सकते हैं। फिर हम पत्र है वो किसे लिख रहे हैं, उसके लिए संबोधक सूचक शब्द लिखते हैं। सेवा में श्रीमान पुलिस अधीक्षक। अब देखिए चोरियों के संबंध में आप शिकायत करना चाह रहे हैं, आए दिन मोहल्ले में चोरियां हो रही है, बार बार शिकायत करने पर भी उनका निदान नहीं हो पा रहा है, तो हम पत्र के माध्यम से है वो कह सकते हैं कि सेवा में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय। अब आप यहाँ लिखा जाता है किस क्षेत्र से संबंधित है, किस शहर से, किस गांव से, किस क्षेत्र से संबंधित है, तो वो लिखा जाता है। जैसे लिख दिया जसवंतगढ़ है या चूरू है या बीकानेर है, जो भी है वो लिखा जाता है। फिर उसके बाद में यहाँ फिर आता है विषय। अब विषय आप किस विषय से संबंधित है वो लिख रखे हैं। मोहल्ले में लगातार हो रही चोरियों के रोकथाम हेतु, यानी मोहल्ले में लगातार हो रही चोरियों के रोकथाम हेतु आप उस चोरियों को रुकवाना चाहते हैं तो उसके लिए लिखते हैं। फिर वही आता है अपना महोदय। फिर यहाँ अपना वो लिखा जाता है, मध्य भाग आ जाता है कि
सविनय मैं आपसे निवेदन करता हूँ या अनुरोध करती हूँ कि मैं इस मोहल्ले में रहता हूँ और हमारे मोहल्ले में आए दिन लगातार चोरियाँ हैं वो बढ़ती जा रही है, और चोर है वो इतने शातिर होते हैं कि इतनी सजगता पूर्वक रहने के बावजूद भी हम उन चोरियों को रोकने में असफल हो रहे हैं। चोर यहाँ तक कि हथियार से लेस होकर आते हैं, हथियारबंद आते हैं, तो उनका सामना करने में भी हमें भय का सामना करना पड़ता है या हम भयभीत रहते हैं। तो कोई भी मोहल्ले वासी है वो मिलकर भी उनका सामना है वो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो हथियार लेके आते हैं तो उसमें अपनी जान जाने का भी खतरा रहता है। और वो न केवल कीमती सामान बल्कि जो अपने ये धातुओं से संबंधित है, नल वगैरह है, इनको भी तोड़ तोड़ के ले जाते हैं, तालों को तोड़कर साथ में ले जाते हैं। जिस तरह की भी चोरियां हो रही है, जिस तरह की भी समस्याएं हैं, वो आप इसके मध्य भाग में है वो लिख सकते हैं। और फिर अंत में हम क्या लिखते हैं? अंत में हम लिखते हैं धन्यवाद। अंत में हम लिखते हैं धन्यवाद, लिख देते हैं। और फिर उसके बाद में लिखते हैं, देखिए हमने प्रार्थना पत्र में तो लिखा था आपका आज्ञाकारी शिष्य, आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या, तो इस तरह का लिखते हैं। तो यहाँ हम देखिए पुलिस अधीक्षक को लिख रहे हैं, पुलिस अधीक्षक को लिख रहे हैं, तो यह हम या तो लिखेंगे निवेदक, निवेदक लिख सकते हैं, प्रार्थी लिख सकते हैं, है ना, निवेदक लिख सकते हैं, प्रार्थी, और अपना नाम लिखा जाता है अपने मोहल्ले। वैसे हमने अपना फुल एड्रेस है वो ऊपर ही लिख दिया है, तो यहाँ फुल एड्रेस वापस लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। अपना नाम और दिनांक भी हमने लगा दी है, दिनांक लगाने की भी आवश्यकता है वहाँ नहीं रहती है। या ऐसा हो सकता है कि निवेदक है या प्रार्थी है वो कोई एक व्यक्ति न होकर बहुत मोहल्लेवासी है, कई है, तो वहाँ 4-5 लोगों के नाम भी हम यहाँ दे सकते हैं, क्योंकि समस्या किसी चोरी की समस्या किसी एक व्यक्ति की नहीं है बल्कि पूरे मोहल्ले की है। तो यहाँ हमें 4-5 मोहल्ले वासियों के नाम भी यहाँ लिख सकते हैं, ये सब प्रार्थी है। तो इस तरह से है वो शिकायती पत्र है वो लिखे जाते हैं। अब ये शिकायती पत्र हैं वो चोरी के संबंध में भी नहीं, मान लो आपके पानी की व्यवस्था है वो सुचारू रूप से नहीं हो पा रही है, तो हम जलदाय विभाग को भी लिख सकते हैं। तो वहाँ हमारा जो फॉर्मूला या प्रारूप है वो ऐसा कैसा रहेगा, बल्कि यहाँ हमें बदल देते हैं कि हम पत्र है वो किसे लिख रहे हैं, ठीक है ना। वहाँ उसके जो संबंधित संभाग के जो व्यक्ति होते हैं उसके नाम अगर पत्र लिखते हैं तो वहाँ उसको लिखते हैं कि श्रीमान जलदाय अधीक्षक या जलदाय विभाग के अध्यक्ष, या किसी जिला कलेक्टर को लिख रहे हैं तो श्रीमान जिला कलेक्टर। तो संबोधन में इस तरह का हम बदलाव है वो कर सकते हैं, विषय वस्तु है वो लिख सकते हैं। और जैसे शिक्षा मंत्री को आपके विद्यालय में मिड डे मील चल रहा है और उसमें है वो उसका जो स्तर है वो नीचे जा रहा है, जो मिड डे मील है वो दिया जा रहा है बच्चों का, तो उसका खाने वो जो खाद्य सामग्री है उसका स्तर है वो डाउन में जा रहा है, नीचे जा रहा है। तो हम शिक्षा मंत्री को है वो पत्र है वो लिख सकते हैं, शिकायती पत्र लिख सकते हैं। तो वही रहेगा, तो केवल यहाँ जो फॉर्मेट में प्रारूप में है वो बदलाव कर दिया जाएगा कि श्रीमान शिक्षा मंत्री महोदय, इस तरह से लिखिए। और वही विषय वस्तु की मिड डे मील में है वो सुधार हेतु और अपनी बात है वो लिख दिया जाता है कि जो राशन सामग्री आ रही है उसमें मिलावट आ रही है, वो उच्च स्तर का नहीं आ रहा है, आटा भेजा जा रहा है उसमें भी मिलावट है, और जो दूध भेजा जा रहा है तो उसमें भी पानी की मात्रा है वो अधिक होती है। तो इस तरह से जो अनियमितताएं हो रही है, जो कमियां हैं, उनको हमें मध्य भाग में दर्शा सकते हैं। और फिर अंत की जो पंक्ति होती है उसमें लिखते हैं कि हम आपसे अनुरोध करते हैं, या हम इसी आशा के साथ आपको पत्र लिख रहे हैं कि आप मिड डे मील का जो खाद्य सामग्री है उसका स्तर शीघ्र अतिशीघ्र है वो सुधारने का प्रयास है वो करेंगे और हमें अनुग्रहित करेंगे। इस तरह से धन्यवाद लिख दिया जाता है। और अपने विद्यालय के जो प्रधानाचार्य लिख रहे हैं या कोई जो भी लिख रहे हैं उनका नाम है वो लिखा जाता है। अब मान लो विद्यालय में, आप किसी विद्यालय में पढ़ रहे हो, फर्नीचर की व्यवस्था है वो अच्छी नहीं हो रही है, फर्नीचर है वो टूटा फूटा हो गया है, वो उखड़ा हुआ सा हो गया है, उसमें आपको बैठकर लिखने में पढ़ने में दिक्कत आ रही है, तो उस फर्नीचर में सुधार करवाने के हेतु भी आप प्रधानाचार्य जी को शिकायती पत्र है वो लिख सकती हैं। और मान लो कोई प्रयोगशाला है, प्रयोगशाला में भी ऐसा है कि प्रयोगशाला में भी कुछ है वो रसायनों की कमी है, या कुछ जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनकी कमी आ रही है, तो उसमें भी आप सुधार करवा सकते हो, है ना, इस तरह से। और इसके अलावा
शिकायती पत्र प्रदान करें। मनरेगा के जो कार्य होते हैं, जो सरकारी स्तर के कार्य होते हैं, उनमें भी अगर अनियमितताएं चल रही है तो उसमें भी सुधार के लिए आप जो मनरेगा से संबंधित हेड ऑफ होते हैं, अधीक्षक होते हैं, उनके नाम शिकायती पत्र है वो लिख सकते हैं। तो मध्य भाग में मनरेगा से संबंधित है कि उनको जो श्रमिक है वो समय पे नहीं आ रहे हैं या किस कारण से नहीं आ रहे हैं, उनका वेतन समय पर नहीं दिया जा रहा है और उनकी क्या क्या अनियमितताएं हैं, उनका जो समय है वो 6 घंटे का ड्यूटी करने का है या 7 घंटा है, वो उनका जो वर्क करने का कार्य है उसमें बहुत अधिक वर्क है वो उनसे करवाया जा रहा है। तो इस प्रकार की जो शिकायतें हैं वो हम करके उनमें सुधार है, उन समस्याओं का निदान है वो करवा सकते हैं। जिला कलेक्टर को हम शिकायती पत्र लिखते हैं। मनरेगा का कार्य हो रहा है उसमें अनियमितता हो रही है तो जिला कलेक्टर को पत्र लिखेंगे। तो हम संबोधन में वहाँ क्या लिखेंगे कि श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय। तो इस तरह से हम अपनी बात है वो कह सकते हैं। तो ये हुए अपना शिकायती पत्र। अब आता है तीसरा, हमने पढ़ा था संपादकीय पत्र। अब संपादकीय पत्र मैंने पहले भी बताया था, किसी भी समाचार पत्र पत्रिका के जो संपादक होते हैं उनके नाम है वो लिखा जाता है। कोई भी समस्या जो किसी एक पर्टिकुलर एक व्यक्ति की न होकर समस्त मोहल्ले की हो या बहुत सारे लोगों की हो, ऐसी समस्या, या आपके पास ऐसी कोई योजना है जो जन कल्याणकारी योजना हो, जो सभी के लिए लाभकारी सिद्ध हो सकती है, सभी को लाभ देने वाली हो सकती है, फायदेमंद, तो ऐसी बातों की तरफ हम ध्यान दिलाने के लिए है वो किसी भी पत्र या पत्रिका के जो संपादक होते हैं उनके नाम में वो पत्र लिखते हैं। तो मान लो जैसे कि आपकी अभी वर्तमान में समस्या है बढ़ती हुई महंगाई, है ना, और वर्तमान अभी जस्ट समय में जो कोरोना महामारी, इसके कारण तो ये समस्या और भी अधिक बढ़ रही है। अब जो सामग्री हैं उनके मन चाहे दाम है वो दुकानदारों के द्वारा लिए जा रहे हैं, तो बढ़ती हुई महंगाई है, इसके बारे में हम है प्रशासन का ध्यान है वो अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं, तो किसी संपादक को हम पत्र लिखते हैं। तो देखिए कैसे लिखते हैं कि बढ़ती हुई महंगाई के प्रति चिंता व्यक्त करते हुए, कि ये एक बड़े ही न केवल किसी एक व्यक्ति के लिए चिंता का विषय है बल्कि बहुत सारे व्यक्तियों के लिए, सभी के लिए ये एक चिंता का विषय है। तो इसमें हम कैसे लिखेंगे, सेवा में संपादक महोदय, सेवा में श्रीमान, यहां लगाएंगे हम श्रीमान संपादक महोदय, सेवा में श्रीमान संपादक महोदय। अब किस पत्र के संपादक को लिख रहे हैं, मान लो हम लिख रहे हैं नव भारत, तो वह समाचार पत्र का नव भारत टाइम्स जो समाचार पत्र है इसके जो संपादक है उनको पत्र लिख रहे हैं, तो नव भारत टाइम्स। अब कहाँ किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, आप किस क्षेत्र की समस्या है, ये किस क्षेत्र की जन कल्याणकारी बातों को आप है वो संपादक के सामने रखना चाहते हैं, तो उस क्षेत्र का नाम है लिख दिया जाता है। या नव भारत टाइम्स जो समाचार पत्र निकलता है उसका ऑफिस, हेड ऑफिस है वो कहाँ बना हुआ है, तो जैसे मान लो लिख दिया हमने बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली। अब स्थान का नाम लिख दिया, ये इनका हेड ऑफ ऑफिस है वो नई दिल्ली में है। नव भारत टाइम्स है उसका जो ऑफिस है वो कहाँ है, नई दिल्ली में है। तो संपादक श्रीमान संपादक महोदय को लिख रहे हैं तो उनको संबोधित करते हैं। फिर उनका जो किस पत्र के संपादक है वो उस पत्र का नाम लिखा जाता है और कहाँ उनका हेड ऑफ ऑफिस है उस जगह का नाम है लिखा जाता है। फिर उसमें लिखा जाता है महोदय। अब देखिए इसमें है ना विषय, इस पत्र की क्या बात, अलग क्या बात है कि इसमें विषय नहीं लिखा जाता है, क्योंकि विषय का जो वर्णन है वो किस में आ जाता है, मध्य भाग में आ जाता है। जब हम विस्तृत रूप से अपनी बात कहते हैं तो उसमें विषय वस्तु है वो आ जाती है, इसमें अलग से विषय वस्तु का समावेश है वो नहीं किया जाता है। तो हम लिखते हैं महोदय, फिर लिखा जाता है कि मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि मेरा जो लेख है,
मेरा जो लेख है वो जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर लिखा गया है। वर्तमान समय में जिसका समावेश है वो मैंने नीचे की पंक्तियों में कर दिया है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि मेरा जो लेख है वो मैंने नीचे की पंक्तियों में लिख दिया है, और मेरा जो लेख है वो जो मैंने अपने विचार प्रस्तुत किए वो किसी एक व्यक्तिगत न होकर सार्वजनिक रूप से मैं लिख रहा हूँ, सभी के हित के लिए है वो लिख रहा हूँ कि वर्तमान समय में जो महंगाई है वो बढ़ रही है, और मेरा विषय है बढ़ती हुई महंगाई को लेकर चिंता व्यक्त करते हुए मैं अपने विचार है वो देना चाह रहा हूँ। और आपके जो अखबार है, आपका जो न्यूज़पेपर है, उसके पृष्ठ संख्या 3 पर या 4 पर जहां भी आप उचित लिख सकते हैं जन सेवा पृष्ठ नाम से आपका जो एक पृष्ठ निकलता है समाचार पत्र में, जो जन सेवा नाम से जो पृष्ठ निकलता है उसके मध्य भाग में मैं अपने इस लेख को मुद्रित करवाना चाहता हूं। अतः मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि मेरे इस लेख को आप पढ़कर और इसकी उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए मेरा ये लेख है आपके समाचार पत्र में मुद्रित करने का या छपवाने का कृपा करें। और मेरा जो लेख है वो निम्नलिखित है। अब आपका जो लेख है उसकी कुछ मुख्य बातें हैं वो उस पत्र में, पूरा लेख है भले ही न लिखा जाए लेकिन कुछ 2-4 पंक्तियां हैं जो मुख्य होती है, जो ध्यान आप आकर्षित करवाना चाहते हैं, उन 2-4 पंक्तियों का वो जो लेख है वो अपनी यहाँ अंकित हम कर देते हैं ताकि संपादक के समझ में आ जाए कि वो किस तरह का लेख है वो इसमें समाचार पत्र में मुद्रित करवाना चाहते हैं, छपवाना चाहते हैं। तो इस तरह से ये हो गया संपादकीय पत्र। अब इसमें देखिए विषय वस्तु है वो बदल जाती है। आप जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर संपादक को पत्र लिखना चाह रहे हैं, बढ़ती हुई महंगाई को लेकर लिखना चाह रहे हैं, या भ्रष्टाचार को लेकर लिखना चाह रहे हैं, या आपके अड़ोस पड़ोस में या आसपास में कोई ऐसी घटनाएं घटित हो रही है जिससे का आप खुलकर सामने नहीं आ सकते हैं, तो आप बिना अपना नाम पता दिए हुए भी उस समस्या का ध्यान है उस ओर आकर्षित करवा सकते हैं। या कोई आपके पास ऐसी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं या कुछ समस्याएं जो चल रही है उनका निदान आप करवाना चाहते हैं, कुछ सुझाव है, जैसे अभी कोरोना महामारी के चलते हुए बहुत अच्छे सुझाव है वो लिख सकते हैं कि इस महामारी से हम कैसे लड़ सकते हैं, कैसे इसका मुकाबला कर सकते हैं, किस प्रकार के जो क्षेत्र है उन्हें वो जो मुक्त है उनके लिए किस तरह की आगे की योजनाएं हैं वो हो सकती है। इस तरह के सुझाव भी आप समाचार पत्र के माध्यम से प्रकाशित करवा सकते हैं, सभी जनता के सामने अपने विचार है वो प्रस्तुत कर सकते हैं। अब अपना आता है व्यावसायिक पत्र। व्यावसायिक पत्र है वो किसे लिखे जाते हैं, मैंने पहले ही बताया था। व्यावसायिक पत्र जो होते हैं वो किसी कंपनी को, किसी फर्म को, किसी कारखाने को या किसी संबंधित जो सामग्री आप मंगवा रहे हो उसके जो हेड ऑफ होते हैं, मुख्य होते हैं, उन्हें हमें लिखते हैं। तो उसमें भी देखे अभी जो मैंने वो पत्र लिखा था उसमें भी वही धन्यवाद लिखते हैं, नीचे प्रार्थी लिखते हैं, दिनांक लिखते हैं, उस तरह से उसका पत्र को है वो पूरा किया जाता है। व्यावसायिक पत्र मान लो प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जसवंतगढ़ है और वो अपने विद्यालय में कुछ पुस्तकें मंगवाना चाहते हैं। आदर्श प्रकाशक जो जयपुर है वहाँ से अब कुछ पाठ्य पुस्तकें हैं वो मंगवाना चाहते हैं, विद्यार्थियों के लिए मंगवाना चाहते हैं। तो इसमें देखिए एक बात है, व्यावसायिक पत्रों में जो किसी एक कार्यालय के द्वारा दूसरे कार्यालय को लिखे जाते हैं, एक संस्था के द्वारा किसी दूसरी संस्था को लिखे जा रहे हैं, या एक सरकारी, अर्ध सरकारी, गैर सरकारी संस्था के द्वारा जब ये पत्र किसी फर्म को लिखे जाते हैं, किसी कंपनी को लिखे जाते हैं, या किसी जो ये प्रकाशक होते हैं उनको लिखे जाते हैं, तो उसमें एक बात है वो सबसे हटकर अलग आती है कि इसमें लिखा जाता है, सबसे पहले लिखा जाता है पत्र क्रमांक। अब ये पत्र क्रमांक है वो क्या होते हैं, कोई भी देखिए संस्था होती है तो उसका अपना एक लेटर पैड होता है, तो उसी के माध्यम से है वो पत्र लिखे जाते हैं एक प्रूफ के तौर पे कि ये किस संस्था के द्वारा पत्र है वो लिखा गया है। तो उसमें उस संस्था का बाकायदा नाम होता है, उसकी ईमेल आईडी होती है, उसके फ़ोन नंबर वगैरह सब उसमें लिखे हुए होते हैं। तो उसे पता चल जाता है कि पत्र को देखते ही पता लग जाता है कि ये जो पत्र हमारे पास आया है वो किस संस्था से संबंधित है या किस संस्था से जुड़ा हुआ। तो उसमें पत्र क्रमांक और उसमें से कितने पत्र है वो लिखे जा चुके हैं। अब देखिए कई बार ऐसा होता है कि पत्र हमने किसी फर्म को
लिख दिया है, किसी या व्यवसाय के जो कंपनीज होते हैं उनको लिख दिया, कारखानों को लिख दिया है, या किसी प्रकाशक को लिख दिया है, लेकिन पत्र लिखने के बाद उसका वापस उत्तर नहीं आता है, बहुत दिन बीत जाने के बाद भी जो सामग्री हमने मंगवाई थी वो नहीं आती है, तो हमारे पास ये प्रूफ होता है कि इतने पत्र का जो क्रमांक था वो हमने आपको पहले लिखा था। तो ये हमारे पास एक सबूत होता है, प्रूफ भी होता है। इसलिए पत्र क्रमांक है वो उसमें लिखने होते हैं। जब मान लो पत्र क्रमांक है 207 लिख दिया, या जो भी पत्र क्रमांक होते हैं तो वो यहाँ अंकित जरूर करने होते हैं पत्र क्रमांक। उसके बाद में हम किसे लिख रहे हैं, आदर्श प्रकाशक नहीं, यहाँ ऐसा है। प्रेषक, प्रेषक मतलब होता है प्रेषक यानी कि भेजने वाला। भेजने वाला है वो अपना पूरा पता है वो यहाँ लिखता है। जैसे मान लो कार्यालय प्रधानाचार्य जी के द्वारा लिखा जा रहा है, कार्यालय पत्र है तो इसमें कार्यालय प्रधानाचार्य, कार्यालय प्रधानाचार्य। अब अपने किस विद्यालय से संबंधित प्रधानाचार्य हैं, वो किस विद्यालय से संबंधित है, तो यहाँ विद्यालय का नाम लिखा जाता है। पत्र क्रमांक लिखा जाता है। प्रेषक यानी कि कहाँ से संबंधित है, किस संस्था से संबंधित है, उस संस्था का नाम, फिर उसे किस विद्यालय से है या किसी गैर सरकारी या अर्ध सरकारी या सरकारी संस्था है उस विद्यालय का नाम है वो लिखा जाता है। फिर जगह का नाम लिखा जाता है, जो भी है अपने स्थान का नाम, स्थान का नाम जसवंतगढ़ है या चूरू से लिख रहे हैं या रतनगढ़ से लिख रहे हैं या मुंबई से लिख रहे हैं या कोलकाता से लिख रहे हैं, जहाँ भी, तो उस स्थान का नाम है वो लिखा जाता है। फिर यहाँ लिखा जाता है प्रापक। प्रापक, प्रापक मैंने बताया था किसे कहेंगे, प्रापक यानी जिससे पत्र हम लिख रहे हैं, जो हमारे पत्र को प्राप्त करेगा वो कहलाता है प्रापक, या इसे प्रेषिती भी कहते हैं। प्रेषिती, प्रेषिती, प्रेषिती या प्रापक के बारे में लिखते हैं तो फिर यहाँ उसको संबोधन करते हैं, श्रीमान व्यवस्थापक, श्रीमान व्यवस्थापक महोदय। फिर हम किसे लिख रहे हैं, आदर्श प्रकाशन जयपुर को लिख रहे हैं, तो यहाँ आदर्श प्रकाशन जयपुर, आदर्श प्रकाशन जयपुर को लिख रहे हैं। फिर यहाँ लिखते हैं वही महोदय, इसमें भी विषय वस्तु है वो नहीं लिखी जाती है, महोदय करके कृपया। फिर अपनी बात है वो मध्य भाग में लिखी जाती है कि मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, या आपसे मैं अनुरोध करता हूँ, या मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि निम्नलिखित जो पुस्तकें हैं, निम्नलिखित पुस्तकें हैं वो आप यथाशीघ्र पीपीयू द्वारा या डाक द्वारा है वो भेजने का कष्ट करें, या कृपा करें भेजने का कष्ट करें। अब उसमें देखिए यहाँ आप कौन कौन सी किताबें हैं वो मंगवा रहे हैं, उनकी सूचना आपको यहाँ नंबर अंकित करके लिखनी होती है। कि जैसे मान लो आपने मंगवाई संजीव डेस्क वर्क, संजीव डेस्क वर्क। अब कक्षा का नाम कौन सी, कक्षा 10th, और कितनी मंगवा रहे हैं आप, 10 प्रतियां मंगवा रहे हैं तो यहाँ लिखेंगे 10 प्रतियां। अब मान लो आपने और यहाँ विषय का नाम और लिखा जाता है, कक्षा 10 विषय हिंदी अंग्रेजी, यानी किस विषय की मंगवा रहे हैं। तो ये पूरी जानकारी आ गई यहाँ कि संजीव डेस्क वर्क कक्षा 10 हिंदी अंग्रेजी, और कितनी मंगवा रहे हैं, 10 प्रतियां आप मंगवा रहे हैं। ऐसे ही मान लो आपने मंगवाया कि संजीव डेस्क वर्क कक्षा 12, और किस विषय की मंगवा रहे हैं, हिंदी साहित्य और अंग्रेजी, यानी जिस भी विषय की हमें मंगवानी है। और आगे इसके आगे लिखते हैं प्रतियां, 10 प्रतियां हैं, 15 प्रतियां हैं, या 20 मंगवा रहे हैं, या आपकी कक्षा में
मान लो 50 बच्चे पढ़ते हैं, 50 के 50 एक साथ मंगवाना चाहते हैं, तो आप यहाँ जितनी भी संख्या में आपको चाहिए वो लिखने होते हैं। या कोई पाठ्य पुस्तकें मंगवा रहे हैं या कोई और संबंधित पुस्तकें हैं वो मंगवा रहे हैं, तो उनकी सूचनाबद्ध है वो नंबर अंकित करके है वो सॉरी लिखा जाता है। तो इससे पढ़ने वाले को ये पता लग जाता है कि उन्होंने क्या चीज़ें हैं वो मंगवाई है। फिर उसके बाद में हम क्या लिखते हैं कि अंत में यहाँ लिखेंगे सभी पुस्तकें उचित पैकिंग द्वारा, सभी पुस्तकें उचित पैकिंग द्वारा भेजे तथा बिल की प्रतियां अवश्य संलग्न करें। पैकिंग द्वारा भेजे तथा बिल की प्रतियां, क्योंकि बिल की प्रतियां आएगी तभी है उनको पेमेंट है वो किया जाता है। तो बिल की प्रतियां हैं वो संलग्न करें। अब प्रतियां लिखे हैं, प्रति नहीं लिखे तो हो सकता है संजीव डेस्क वर्क कक्षा 10 है उनकी कुछ और मूल्य पर दी जा रही है, तो संजीव डेस्क वर्क है कक्षा 12वीं की है उनकी है वो कुछ और उनकी कीमत होगी। तो सभी जो बिल की प्रतियां हैं वो संलग्न करें। धन्यवाद देते हैं। बहुधीय फिर यहाँ लिखा जाता है बहुधीय अंत में और हस्ताक्षर प्रधानाचार्य। इस तरह से हम है ये व्यावसायिक पत्र लिखते हैं। तो इसका देखिए प्रारूप यही दिखता है। यहाँ है वो अब मान लो कार्यालय है या जिसके द्वारा लिखी जा रही है, तो यहाँ हम वो फॉर्मेट है वो बदल जाता है। या मान लो आपको एक दुकानदार है, एक ऐसे व्यवसाय है, आप कपड़ों के व्यापारी है, तो यहाँ आप जो प्रेषक होते हैं तो वहाँ यहाँ अपना एड्रेस है वो बदल जाता है कि आप किस संस्था से संबंधित है, क्या आपका एड्रेस है और स्थान किस स्थान से बिलोंग करते हैं यहाँ पे, और फिर आप किसे भेज रहे हैं, किसी कारखाने के व्यक्ति को मंगवा रहे हैं, किसी फर्म को भेज रहे हैं या किसी, तो वहाँ इसका जो फॉर्मेट है वो बदल जाता है और बीच का भाग है वो वैसा ही रहता है। उसमें भी अपने को जो आवश्यकता है, जिस सामग्री की आवश्यकता होती है वही अंकित है वो की जाती है, और इसका जो अंत का जो होता है वो इसी तरह से होता है। बहुधीय हस्ताक्षर किए जाते हैं और इस तरह से है वो पत्र को पूरा किया जाता है। तो आज की कक्षा में हम इतने ही पत्र है वो पढ़ेंगे। फिर और जो हाई लेवल के पत्र बचते हैं वो हम, जैसे आपका आवेदन पत्र भी बच गया, तो वो भी हम है वो कल की कक्षा में आपको करवाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपको जरूर समझ में आया होगा और आप अपनी समस्याओं से संबंधित पत्र है वो खुद लिख कर देखेगा, तभी आपको पता चलता है। करत करत अभ्यास से जड़मित होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर पड़त निशान। तो इस बात को आप ध्यान में रखते हुए आप अभ्यास करते रहिए, तभी आप है वो सुजान बन सकते हैं, बहुत अच्छे पद पर जा सकते हैं। धन्यवाद। शुभ दिन।